नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। हिंद किसान में आपका स्वागत है। और हिंद किसान में जो किसान संवाद हम बनाए हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, उसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट जी राजस्थान से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामपाल जाट जी भी अपने जत्थे के साथ किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अपने साथियों के साथ टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उनसे लेते हैं जानकारी, वहां की स्थिति क्या है। और हाल जो ताजा जानकारी वो है कि संयुक्त किसान मोर्चे को सरकार ने अपना प्रस्ताव दे दिया है। और प्रस्ताव में जिस तरह से खबर आ रही है कि एमएसपी को लेकर जो लिखित आश्वासन जो मांग रहे हैं किसान, उस पर सरकार बोल रही है कि वो दे देगी लिखित आश्वासन। मगर यहाँ फर्क ये है कि लिखित आश्वासन होगा या वो एक दंडित अपराध माना जाएगा, उसे बाध्यकारी बना जाएगा। जो ये थिन लाइन है, जो फाइन लाइन है, इस पर और क्लैरिटी लाने की जरूरत है। और भी शर्तें सरकार की तरफ से आई हैं जिसको किसान नेता जो हैं उस पर विचार कर रहे हैं और अपनी जो साझा समझ है उसके आधार पर वो कोई आखिरी फैसला लेंगे। बहरहाल और भी मुद्दे हैं, हम उस पर बातचीत करते हैं। रामपाल जी, आप टिकरी बॉर्डर पर हैं, किस तरह का माहौल है? और जो ये गतिरोध बना हुआ है, प्रस्ताव आता है, फिर प्रस्ताव पर विचार होता है, उसके बाद वो फिर वापस जाता है। कभी आपने जिंदगी में इस तरह की स्थिति देखी है जहां एक फैसला लेने में इतना हाँ ना और इतना विचार विमर्श किया जा रहा हो? क्या लगता है आपको कि किसान भ्रम में डाले गए हैं, या सरकार भ्रम में है, या राजनीति हावी है? क्या फैक्टर्स हैं जो इतना समय लग रहा है? अनिका जी, टिकरी बॉर्डर पे नारेबाजी आकाश गुजाने वाली है। यहाँ अभी सभा पूरी हुई है और सभा के बाद में लगातार जो युवा हैं, उनके साथ जो वृद्ध है, युवा मनवाड़े, वे सब नारेबाजी में व्यस्त हैं और नारों के द्वारा वो सरकार को संदेश दे रहे हैं कि हम हमारे आंदोलन को सफल करके ही वापस जाएंगे। और दूसरी जो बात है मुद्दों की समझ की, सरकार की, किसानों की, सभी की, उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। सरकार मुद्दों को समझती है पहले से ही, और उनका जो मन है वो अभी जो बड़े पूंजी वाले हैं उनको पोषित करने का है, जिसके लिए वो कानून लेकर आई है। उनसे उनका कहीं न कहीं कमिटमेंट है, इसलिए वो बैक होना नहीं चाहती। यदि वो बैक होती है तो जो पूंजी वाले हैं, जिनके साथ इनका पवित्र गठबंधन है राजनेताओं का, वे नाराज होते हैं। तो फिर 1-1 करोड़ लोगों की सभा, उसके लिए खर्चा कौन देगा? इसलिए उनको लगता है पूंजी वालों को तो साथ रखो भाई, पूंजी वालों को नहीं छोड़ना। फिर सीधे आपको पैसे लेने की जरूरत नहीं, वो पूंजी वाले आपको दे देंगे और पूंजी वालों को आप कमाने का मौका दे देंगे। तो ये जो आपका पवित्र गठजोड़ है, इसके कारण से सरकार समझते हुए भी ना समझ बनना चाह रही है। और जो एमएसपी पर आश्वासन की बात है, अरे भाई आश्वासन की जरूरत क्या है हमें? आप तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाना है और हमने इनको प्रारूप दिया हुआ है। का कहना है, मैं एक बारी दर्शकों को बता दूं कि रामपाल जाट जी ने ये मांग की है कि जो भी एमएसपी से नीचे खरीद करे उस पर 10 लाख का जुर्माना और 3 वर्ष की जेल। क्या मैं सही कह रही हूँ रामपाल जी? या आपकी तरफ से मांग है? हमारी तरफ से मांग है कि कोई भी उपज जिसका एमएसपी सरकार घोषित करती है उससे कम दाम किसानों को मिलने नहीं चाहिए। जो भी न्यूनतम बोली है उससे कम दाम मिलेंगे। तो आपकी एमएसपी की घोषणा निरर्थक है, किसी अर्थ की नहीं। इसलिए एमएसपी को सार्थक बनाने के लिए शुरू हो, पहला काम न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीद। दूसरी बात, जो भी कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में खरीद करे उसके लिए दंड का प्रावधान। तो फिर कोई खरीद कर ही नहीं सकेगा, और यदि खरीद नहीं कर सकेगा तो किसानों को एमएसपी मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। निका ये जरूरी है और ये मैं नहीं करा। सरकार की तरफ से जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, जो इस तर्क को सामने रखते हैं, उनका एक तर्क ये भी सामने आता है कि अगर एमएसपी को बाध्यकारी बना दिया जाए और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाए एमएसपी से कम खरीद पर,
तो जो व्यापारी हैं वो खरीद करने आएंगे ही नहीं और उसका खामियाजा फिर से किसानों को ही भुगतना पड़ेगा। और बाहर से जो सस्ता माल है, विदेशी माल भारत में आएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा। आपका क्या कहना है? अनिका, पहली बात, जितनी भी उपज देश में उत्पादित होती है उनमें से एक भी दाना समुद्र में नहीं फेंका जाता, सब उपभोग में आती है। तो इसका अर्थ ये तो पक्का है कि कई उपजा तो ऐसी है जिनका उत्पादन देश में कम है और मांग ज्यादा है। यदि उन उपजों की खरीद देश में होगी, एमएसपी से शुरू होगी, कोई घाटे में नहीं रहेगा। और अभी दूसरी खास बात ये, मक्का का किसान को दिया जाता है 700 रुपए 800 रुपए और उसका आटा वो बेचा जाता है 150 रुपए। ये कहाँ का न्याय है इस देश में? इसलिए जरूरत है जो उत्पादक है उनको न्यूनतम मूल्य देने की, जो उपभोक्ता है उनके लिए अधिकतम मूल्य तय करने की। यदि दोनों व्यवस्था हो जाए तो उत्पादक भी बचेगा, उपभोक्ता भी बचेगा। अभी तो जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, उनके पक्ष में ही सरकार खड़ी होती है। इसलिए एक दिन में एक ही परिवार की पूंजी, एक ही परिवार की आय 456 करोड़ रुपए, और हम तो कहते हैं किसान की आय 456 रुपए कर दो एक दिन की, तो आप 456 करोड़ आ गई। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ, जो अभी राजस्थान में जिला परिषद चुनाव और जो पंचायत के चुनाव हुए हैं और उसका जो नतीजा सामने आया है, उसमें बीजेपी को लेकर प्रकाश जावड़ेकर जी ने ट्वीट भी किया है, अप्रत्याशित जीत। और ये सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि इतने करोड़ जो किसान हैं, पंचायती स्तर का चुनाव था, तो किसान जो है इन कृषि कानून से परेशान नहीं है। ये दुष्प्रभाव है, ये दुष्प्रचार है, माफ कीजिएगा, दुष्प्रचार है विपक्ष का। ये जो नतीजे आए हैं ये तो यही दर्शाते हैं कि किसान जो हैं, पंचायत स्तर पर जो जनता है, वो उसके लिए ये मुद्दे ही नहीं है कृषि कानून। आप क्या कहेंगे? अनिका, आपकी बात एक सीमा तक बिल्कुल सही है। जब बीजेपी के पक्ष में वोट पड़ते हैं तो बीजेपी को मौका मिलता है ये कहने का कि जनता तो हमारे पक्ष में है भाई, चाहे चुनाव में ये मुद्दा नहीं रहा हो, लेकिन वो तो इन्फ्लुएंस यही ड्रॉ करेंगे। तो जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, यदि वो जीत के, आपकी आवाज चली गई है। मतदाता तक पहुंचे, मतदाता तक पहुंचकर मतदाता इनको वोट की चोट से सबक सिखाए और कानूनों की खोट को दूर करने का रास्ता प्रशस्त करे। अभी मतदाता की चोट जो आपने की आवश्यकता है, कानून में जो खोट है, लेकिन आज जब हमेशा चुनाव होते तो बोला जाता है माहौल जो है वो बहुत कुछ तय करता है। क्या आपको लगता है इस वक्त जो देश का माहौल है उससे ज्यादा भी कुछ हो सकता था? इससे ज्यादा किसान अपनी फौलादी इरादों को, अपने जो अड़िग हैं अपनी मांगों पर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। तो जो ये माहौल है उसका अगर नतीजों पर असर दिख रहा है तो इसको तो हम यही समझें कि सरकार जो बोल रही है वो सही है कि ये ऐतिहासिक है, बंधन से मुक्त कर दिया गया है किसानों को, बेड़ियों से, और ये 1991 के रिफॉर्म्स के साथ हम इसे इक्वेट कर सकते हैं। फिर इसमें गलत क्या है? अनिका, मतदाता के मन में यह भी नहीं है कि उनको आजादी दे दी गई, उनको बेड़ियों से मुक्त कर दिया गया इसलिए वोट दिया, ये भी नहीं है उनके मन में, तो ये भी उनको जानकारी नहीं है। दिक्कत यह है मतदाता में चेतना। अब मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी बिहार में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, हरियाणा में उपचुनाव हुए। हरियाणा में जरूर बीजेपी हारी, जहां लोगों में चेतना का एक स्तर है, बाकी साथ चेतना का स्तर नहीं है, वहां बीजेपी जीती। इसलिए अभी आवश्यकता है, हम सबके लिए बड़ा टास्क है, बड़ी चुनौती है, लोगों तक पहुंचना, उनके मन में ये बिठाना। जब तक आप इनको विदा नहीं दोगे, जब तक आप इनको वोट की चोट नहीं दोगे, तब तक देश में सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए इस आंदोलन का उपयोग लोगों को जगाने में, लोगों में चेतना लाने के लिए किया जाए, जिससे मतदाता के मन में ये बैठ जाए कि हमको इनको वोट नहीं देना है। तो ये तो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य निकाह, ये सही बात है। और आपकी बात से
हमको एक तरह से ये उल्हाना भी है और शिक्षा भी है। एक बात बताएं, मैं एक और ट्वीट पढ़ी थी, जैसे आपने मक्का का उदाहरण सामने रखा, इसी तरह बाजरे का किसान बोला जा रहा है। उस ट्वीट में लिखा था कि 12 रुपए उसकी कीमत होती है जब किसान खेत में उगाता है, उसके बाद उसकी पिसाई बन के कुछ 16 रुपए हो जाती है किलो, और वही आटा बाजार में कुछ 200 रुपए किलो मिलता है। तो ये जो फर्क है, इसमें तो जो आम जनता है उसको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो भाव हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे। तो ये खाली किसानों का तो मुद्दा नहीं हुआ, ये तो आम इंसान के थाली का भी मुद्दा है। तो आपको लग रहा है कि लोग समझ पा रहे हैं? अभी जैसे आपने बताया कि लोगों में जानकारी नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। तो इस तरह के आंदोलन और कितने आंदोलन करने पड़ेंगे किसानों को ये बताने के लिए, आम जनता को और अपने बाकी साथियों को, कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। वो भी विकास करना चाहते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर दिक्कत है उन्हें दूर किया जाए। इसलिए अनिका जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। जब अन्ना आंदोलन हो रहा था उस समय सरकार कह रही थी तुम जीत के दिखाओ, तुम चुनाव में आओ, तुमको पता नहीं है। और लोगों ने जब ऐसा कहने वालों को जब चुनाव आए उसके बाद चारों कोने चित्त कर दिया, तो उनको समझ में आई कि हाँ हमने गलती की। यही स्थिति बड़ी 1-1.5 साल में, 11 से शुरू हुआ, 13 में जाके परिणाम आया, 14 में जाके परिणाम आया। इसलिए यहाँ भी अभी आंदोलन शुरू है 25-26 से, और इसका प्रभाव देश भर में पहुंच रहा है। लोगों के मन तक अभी इसका प्रभाव नहीं पहुंचा। लोगों के मन तक इसको पहुंचने में कुछ समय लगता है, इसकी गति धीमी होती है चेतना की, लेकिन इसका प्रभाव, आंदोलन का प्रभाव लोगों के मन तक पहुंचेगा, चेतना आएगी। यानी हम ये कहें कि राजस्थान के मामले में फिलहाल पंचायत स्तर के और जिला परिषद के स्तर पर जो चुनाव है उनका नतीजा जो भी हो, आप ये कह रहे हैं कि हम ये माने कि जो किसान कौम है, किसान साथी हैं, उनमें जबरदस्त गुस्सा है इन कृषि कानूनों को लेकर। क्या हम इसे ऐसे समझें? अनिका जी, अभी किसान जो वोट करता है वो वोट करता है जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। इसलिए हमने एक नारा दिया है सारे किसानों के लिए। हमने कहा है वे जाति धर्म से तोड़ेंगे, हम चने मूंग से जोड़ेंगे। तो समान आर्थिक हितों के आधार पर एकता, यह हमारा अभियान शुरू है। लेकिन इसको गति पकड़ने में, इसका परिणाम आने में निश्चित रूप से समय लगेगा। और अब जो उपचुनाव होंगे राजस्थान में 3 विधानसभा के, हम उनको टारगेट बनाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी इसके आधार पर ही वोट पड़े। कौन किसान बिलों के खिलाफ है वो वोट दे। इसको इस ढंग का एक अभियान हमने चलाने का विचार किया हुआ है। तो अनिका, ये अभियानों से ही ठीक होगा। और इसी के बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, इंग्लैंड के लोकतंत्र का। वहां जब इसी ढंग की खराबी आई तो वहां के जो जागरूक बुद्धिजीवी थे उन्होंने एक अभियान चलाया, वी एजुकेट आवर मास्टर। और मास्टर उनका, ये मतदाता हमारा मास्टर है, ये वोटर हमारा मास्टर है, हम हमारे वोटर को समझाएं। जब तक हम हमारे वोटर को नहीं समझाएंगे तब तक लोकतंत्र में शुद्धि नहीं आएगी। तो इंग्लैंड का वो जो आंदोलन था, तो इंग्लैंड छोटा देश है, वहां परिणाम जल्दी आ जाते हैं। हिंदुस्तान बड़ा देश है, इसलिए यहाँ परिणाम आने में समय लगता है। लेकिन एक बार जब धारा शुरू होगी, उस धारा का प्रभाव बढ़ेगा और उस प्रभाव के कारण परिणाम पर भी अंतर आएगा। जी, एक और बात बताएं कि एमएसपी को लेकर, एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है ये जो गतिरोध चल रहा है। और जब हम बात करें विशेषतः राजस्थान के उत्पाद की, चाहे वो बाजरा हो, मूंगफली हो, चना हो, पिछले दिनों आपने चने को लेकर जो उस पर 25% खरीद के लक्ष्य की जो मात्रा तय की गई थी, उसको आपने बोला कि ये त्रुटिजनक है, सरकार को एक एक दाना पूरे साल भर खरीदना चाहिए। आपने उसको लेकर सड़क पर भी आए, इतने दिनों का आपने आंदोलन किया, लेकिन उसके बावजूद आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो ये जो एमएसपी का मुद्दा है, कुछ आप उदाहरण दे सकते हैं कि किसानों को मूंगफली पर, बाजरा पर, चने पर किस तरह का नुकसान हुआ है? और हमारे देश में तो ये कृषि कानून 5 जून से लागू हो गए थे, तो अगर फायदा मिलना होता तो वो तो मिल जाता। अनिका, आप सही कह रही हैं।
ये जो दलहन और तिलहन की फसलें, चाहे मूंगफली हो, चाहे चना हो, चाहे मूंग हो, चाहे अरहर हो, चाहे उड़द हो, इन सब के लिए सरकार ने 2018 में जो एक बनाया नियम, वो बनाया प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। नाम दिया आय की संरक्षण का, कि अन्नदाता की आय का संरक्षण करेंगे। और उसमें गाइडलाइन में लिखा कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा उपज खरीदी नहीं जाएगी, यानी 75% उपज को इन्होंने खरीद की परिधि से बाहर धकेल दिया। और तो ये हुआ आय पर कुल्हाड़ी चलाने का काम। तो हमारी सरकार अभी ऐसा ही काम कर रही है। इसलिए राजस्थान में जो चने का आंदोलन हुआ, उसमें 22.07% खरीद के इन्होंने कह दिया 25% खरीद हो गई। और जो भूल हुई उसको ये मानते हैं, केंद्र सरकार ने माना, केंद्रीय मंत्री ने माना, उनके सामने उनके जॉइंट सेक्रेटरी ने माना, लेकिन ठीक नहीं किया। तो अभी सरकार में जड़ता ज्यादा है। सरकार में मध्य प्रदेश में कुछ 27% खरीद हुई, जिसको आपने अपने पत्र में भी जिसका उल्लेख किया है, क्योंकि उपचुनाव करीब थे इसलिए वहां पर ज्यादा खरीद हुई। इस पर कुछ आप सफाई पेश करेंगे? अनिका, मध्य प्रदेश में कुल उत्पादन में से 27% से ज्यादा खरीद हुई और राजस्थान में 25% भी खरीद नहीं की गई। ये भेदभाव था और इस भेदभाव का कारण था मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार बनाना, उसका उपचुनाव की तैयारी करना। इसलिए इन्होंने चुपके गुपचुप रूप से ही मध्य प्रदेश को तो अनुमति दे दी, 25% को एक्सीड करके 27.1% तक खरीद की। और राजस्थान के ओर से वहां के मुख्यमंत्री पत्र लिखते रहे, वहां के अधिकारी पत्र लिखते रहे, निरंतर उन्होंने विनय करते रहे, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। और जो अनुमति थी 25% की, वो भी इन्होंने पूरी खरीद नहीं की। ये भेदभाव पूर्ण नीति, ये राजनीतिक भेदभाव है। और चुनाव जीतने के लिए ही ये केंद्र सरकार ने खेल खेला था। और ये हमें तब पता लगा जब इनका डॉक्यूमेंट आया, किसने कितना खरीदा, किस प्रदेश में कितनी खरीद हुई। तो चने की खरीद नहीं, हर मामले में सरकार राजनीतिक आधार पर भेदभाव करती है। इस भेदभाव के खिलाफ हम लगातार बोल रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री तक हमारी मीटिंग हुई और वहां जॉइंट सेक्रेटरी कहते हैं, हाँ रामपाल जी, हमसे गलती हो गई, अब भविष्य में गलती नहीं होगी। तो मन के भाई, भूल चूक लेनी देनी, ये तो दुनिया का व्यापारिक सिद्धांत है कि भूल चूक कभी भी ठीक कर लो। तो आप भूल को ठीक क्यों नहीं कर रहे? उसके उपरांत भी वो अड़े रहे। और जिस राज्य में सचिव ऐसे हो जाएं जो प्रिय बोलने लगे शासक के सामने, मानो उस शासन का अंत मान लो आप, ये पक्की बात। इसलिए ऐसे सचिव सरकार को डुबोने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और ये उसका परिणाम भी उसी ढंग का आएगा। इसलिए सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोल है भयास, तो ये तीनों का नाश होता है, शरीर का और राज का, ये और धर्म का, ये तीनों के नाश इसी से होते हैं। इसलिए इसी मुद्दे को लेकर अब भी हम लड़ रहे हैं, लगातार केंद्र सरकार को लिख रहे हैं, राज्य सरकार भी लिख रही है, लेकिन केंद्र सरकार है जो सरकार पर से किसानों का जो विश्वास टूटा है, बात उसकी है। जिस तरह के प्रस्ताव सामने आ रहे हैं सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं किसानों को इससे पहले भी बहुत बार उनका विश्वास टूटा है। ये कुछ उदाहरण रामपाल जाट जी ने राजस्थान की जो उपज है चने के मामले में सामने रखी, और भी मूंगफली, बाजरा, ये तमाम उपज हैं जिनको सरकार के ही दिए हुए आश्वासन के मुताबिक भी खरीद नहीं हो पाती है। तो बात यहाँ विश्वास की है। बस आखिरी संक्षिप्त में रामपाल जी, इस वक्त सरकार की तरफ से 10 सूत्री प्रस्ताव सामने आ गए हैं। आप भी संयुक्त किसान मोर्चे की टीम में का हिस्सा हैं। आप लोगों का अब क्या विचार बन रहा है आगे का? अभी इसमें विचार मंथन चल रहा है निका, जैसे विचार बनेगा आपको इसको हम सूचित करेंगे कि हमारा क्या विचार बना। इसमें बस यही पूछना चाहूंगी कि अभी भी किसान उसी मांग पर अड़े हैं कि इन तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए, या जैसे सरकार ने अपने संशोधन का प्रस्ताव सामने रखा है उस पर किसान कुछ फैसला ले सकते हैं? निश्चित किसान फैसला लेंगे, लेकिन हमारी ये
वापस लेने के लिए तैयार होना चाहिए। ये किसानों का सत्याग्रह, ये अड़ियल रवैया नहीं है, ये सरकार का अड़ियल रवैया है, सरकार की हठधर्मिता है। सरकार को हठधर्म छोड़कर लोकतंत्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। लोकतंत्र में जो राजशाही चल रही है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए वन मैन शो, और एक आदमी ने जो कह दिया सब उसकी जय बोलना शुरू कर देते हैं। और मैं तो ये कहूंगा, अभी ऐसी स्थिति हो गई सत्तारूढ़ दल में कि यदि स्वामी दिन को रात कहे तो हम तारे चमका दें, तो यदि इनके स्वामी ने दिन में भी ये कह दिया रात है तो एक तो हाँ साहब चारों तरफ तारे जगमगा रहे हैं। ऐसी स्थिति इनकी है, इसलिए ऐसी स्थिति इनको भी फायदेमंद नहीं है, देश के लिए भी अच्छी नहीं है। इनको न्याय बुद्धि पर चलना चाहिए, सच्चाई पर चलना चाहिए। इन्होंने सत्य और न्याय दोनों छोड़ दिए हैं, इसलिए अच्छा रहे ये सत्य और न्याय पे आए और सही बातों को स्वीकार करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, और जो तमाम इंसाइट है राजस्थान के पर्सपेक्टिव में जो आपने दिए उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जो गतिरोध बना हुआ है सरकार और किसानों के बीच वो जल्द ही ठीक हो और उस पर कोई निर्णायक फैसला लिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।